नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम जो है पर्यावरण विषय के जो टॉपिक है वह है पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास में आवास के बारे में अध्ययन किया था कि आवास किस तरह के होते हैं और कौन कौन से आवास किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और कैसे लोग उन आवास में किस प्रजाति और जाति के लोग उस आवास में निवास करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम इस कड़ी में जो है पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका क्या है कि किसी भी जीव की जो है मौलिक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है यह किसी भी जीव की मौलिक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक इकाई होती है। और इसमें जो है कोशिका में स्वजनन की क्षमता भी पाई जाती है। इसमें जो है स्वजनन की भी क्षमता पाई जाती है। इसमें स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। और यह जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। और इसमें जो है कोशिका का जो अध्ययन हम करते हैं, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत, जिस कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे जो है हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं वह साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका की जो है 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की थी। इन्होंने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था कि पहले जो शीशी आती थी उसमें कार्क लगा रहता था। कार्क का जो कार्क था उसकी परत को इन्होंने उस पर अन्वेषण किया और देखा कि उस पर मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना दिखाई दे रही थी और जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। उन्होंने क्या किया? सेल नाम दिया। सेल नाम दिया। यह जो है शीशी के कार्क पर इन्होंने शीशी के कार्क पर मधुमक्खियों के छत्ते के आकार की संरचना, मधुमक्खियों के छत्ते के आकार की संरचना जो है दिखाई दी। जिसे इन्होंने सेल
नाम दिया। और यह निर्जीव कोशिका जीन एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1774 ईस्वी में तालाब के पानी में जो है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। 1774 ईस्वी में तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी। और 1839 ईस्वी में स्वीडन तथा स्वान ने 1839 ईस्वी में स्वीडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन यानी सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत के बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्वीडन तथा 1839 ईस्वी में स्वीडन तथा स्वान नामक वनस्पति वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए। कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए, तो आइए देखते हैं। कोशिका जो होता है, कोशिका से क्या होता है कि उत्तक बनता है और उत्तक से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से जो है शरीर का निर्माण होता है। यानी जो सबसे छोटी इकाई है वह है कोशिका यानी सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वह है सेल यानी कोशिका। तो कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का, अंग से अंग तंत्र का और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। और अगला जो है हमारा जीव द्रव्य जो है, यह शब्द जो है 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य जो है एक रंगहीन लसलसा गाढ़ा पारदर्शी जो है वजन युक्त जैविक पदार्थ होता है। इसमें जो है जैविक क्रियाएं जो होती हैं इसी के द्वारा होती है। यानी जीव द्रव्य जो होता है वह रंगहीन लसलसा और क्या बोलते हैं पारभासी वजन युक्त पदार्थ होता है। और इसमें जो है सभी जीव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वह जीव द्रव्य के माध्यम से होती हैं। और हेक्सले के अनुसार जो है जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार होता है। यानी जो जीव द्रव्य है वह मनुष्य के जीवन का आधार होता है। और जीव द्रव्य के जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और दूसरा भाग है यहाँ पे केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। ये जो होता है कोशिका द्रव्य या कोशिका के केंद्रक, कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, जबकि केंद्रक या कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। केंद्रक जो होता है या कोशिका के अंदर रहता है। यह जो है कोशिका में या कोशिका
में केंद्रक के अंदर रहता है, केंद्रक के अंदर होता है। यह जो है केंद्रक द्रव्य जो होता है या कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है और जीव द्रव्य का जो भाग होता है वह 80% जल से मिलकर के बना होता है। जीव द्रव्य में जो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये चारों तत्व पाए जाते हैं। और सबसे लंबी जो हमारी कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है वह सबसे लंबी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अब हम देखेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका जो है वह 2 प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार आइए देखते हैं। यहाँ पे हम कोशिका के प्रकार, कोशिका जो वह 2 प्रकार की होती है। कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहला हमारा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता और जिसके कारण इसमें क्रोमैटिन नहीं बनता। इसमें जो है क्रोमैटिन भी नहीं बनता, क्रोमैटिन नहीं बनता। इसमें क्रोमैटिन नहीं बनता और केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। इसमें जो है केवल डीएनए का सूत्र जो होता है, डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में, गुणसूत्र के रूप में ही पड़ा रहता है, के रूप में पड़ा रहता है। और इसमें जो है कोई आवरण नहीं होता। इसमें कोई आवरण भी नहीं होता, कोई आवरण नहीं होता, जिसके कारण इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें कोई आवरण नहीं होता है जिसके कारण कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है और जो है इसमें जो क्रोमैटिन होता है वह नहीं बन पाता और इसमें केवल डीएनए का सूत्र होता है जो गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है और इसके अंदर जो है कोई आवरण नहीं होता, जिसके कारण कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। और यह जो है जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल में पाया जाता है। यह कोशिका जो है जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल में पाई जाती है, नीली हरी
शैवाल में पाई जाती है, पाई जाती है। ये था हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम यूकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं। यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण इसमें केंद्रक सुस्पष्ट पाया जाता है, जिसके कारण इसमें केंद्रक जो है सुस्पष्ट, इसमें केंद्रक जो है सुस्पष्ट पाया जाता है। और इसमें जो है डीएनए व हिस्टोन प्रयुक्त डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। इसमें जो है केंद्रिका भी पाई जाती है, केंद्रिका भी पाया जाता है। और इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए संयुक्त रूप से बनी क्रोमैटिन होती है। और ये था कोशिका के प्रकार। अब हम देखेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक हमारा पाया जाता है। अब जो कोशिका की संरचना होती है वह निम्न अंगों से, निम्न जो है यहाँ पे भाग दिए गए हैं, इनके माध्यम से कोशिकांग जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इनके माध्यम से उसकी संरचना होती है। तो कोशिका जो होती है एक जटिल संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है जो अनेक अंगकों से मिलकर के बनी होती है। यानी जो ये हमारे ढेर सारे अंग यहाँ पे दिए गए हैं, इन सब से मिला करके कोशिका की संरचना होती है। कोशिका की संरचना कोशिका बनाने में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, तारक काय, लाइसोसोम, केंद्रक और अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम रसधानी, राइबोसोम रिक्तिका बोलते हैं। इन सब से मिला करके ही क्या होता है, कोशिका की संरचना होती है। तो आप लोग इतना जो है जान लीजिए, क्योंकि अगर हम बारी बारी से इस टॉपिक को बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो मुख्य है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है यह मात्र पादप कोशिकाओं, कोशिका भित्ति मात्र पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है या दृढ़ तथा निर्जीव होते हैं तथा और सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है या सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका को संरचना प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका के सभी अवयव जो है एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जो है उसको हम कोशिका झिल्ली कहते है। यह बाहर से आने वाले पदार्थों को अंदर आने से रोकती है तथा अंदर आने के पदार्थ को बाहर जाने से रोकती है। ये इसका कार्य है कोशिका झिल्ली का। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है यह ऊर्जा का संचालन करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसकी खोज आल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। 1886 में जो है आल्टमैन नामक आल्टमैन जीववैज्ञानिक ने की थी। और इसको जो है सीबेंडा ने इसका जो नाम दिया था, सीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था।
श्री बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। यह जो है कोशिका की पावर हाउस होता है। इसमें जो है इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इससे जो है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में यह पाया जाता है। और अगला है गाल्जी का। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने, इसकी खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी और यह भी एक सूक्ष्म नलिकाओं या समूहों से बना थैलीनुमा आकृति होती है। और लाइसोसोम, इसकी खोज लाइसोसोम की खोज डी डूवे नामक जीव वैज्ञानिक ने की थी। और इसमें जो है यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से बनी एक रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य जो है बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 एंजाइम। और इसे जो है आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसको जो लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और केंद्रक जो है यह कोशिका का मुख्य अंग होता है और यह कोशिका के प्रबंधन का कार्य करता है। और इसमें जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं जो धागे नुमा होते हैं। 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वह केंद्रक में पाए जाते हैं। और अगला है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में 2 प्रकार के लिपटे महीन एवं कुंड रहित संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिखना भूल गया था, मैट्रिक्स। और अगला है हमारा तारक का। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। और तारक का जो है यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक का जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और अगला है अब हमारा यहाँ पे अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसके बाद हमारा राइबोसोम। इसकी खोज पादप कोशिका में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी। और इसी तरह से रसधानी या कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है और जंतु कोशिका में यह बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। तो ये था कोशिका की संरचना के जो प्रमुख अंग हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम डीएनए तथा आरएनए को देखते हैं। अब हम डीएनए तथा आरएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए जो है इसके जो है अधिकांश मात्रा जो है केंद्रक में पाई जाती है। और यद्यपि इसमें जो कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी पाई जाती है। और इसमें 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन सदैव थायमिन से और साइटोसिन जो है गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा थायमिन और यहाँ पे एडेनिन थायमिन के बीच जो है 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन और गुआनिन के मध्य 3 हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। जेडी तथा वाटसन क्रिक नामक जीव वैज्ञानिक ने
डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किया था। और आरएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए से ही आरएनए का क्या होता है, हमारा संश्लेषण होता है, और इसमें जो है नाइट्रोजन बेस के स्थान पर जो है यूरेसिल बेस होता है। और इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। आरएनए में क्या होता है कि डीएनए की एक न्यूक्लियोटाइड आकर के जो है आरएनए से जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है, और जिसके कारण इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है। और आरएनए जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, राइबोसोम आरएनए और ट्रांसलेशन आरएनए और मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए का मतलब होता है या राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। और ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है कि यह प्रोटीन संश्लेषण में जो है विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं, या ट्रांसलेशन आरएनए में जो है या विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को क्या करते हैं, ला करके राइबोसोम पर पहुंचाते हैं, जहां पर क्या होता है प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया ही क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। यानी राइबोसोम को क्या करते हैं, ये ला करके विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं वह राइबोसोम पर लाते हैं। यानी राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार के ये अमीनो अम्ल को ला करके पहुंचाते हैं, और जहां पर क्या होता है प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया के अंतिम क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और अगला है हमारा मैसेंजर आरएनए, और इसमें जो है केंद्रक के बाहर के जो विभिन्न प्रकार के आदेश होते हैं उसको ला करके ये अमीनो अम्ल को चुनने में मदद प्रदान करते हैं। और अब हम देखेंगे लवक। अब यहाँ पे जो लवक होता है वह जो है केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णित लवक, तीसरा है वर्णित लवक। हरित लवक में क्या होता है, यह हरे रंग का होता है। इसमें पर्णहरित नामक जो है पदार्थ पाया जाता है। इसमें जो है एक हरे रंग का पर्णहरित नामक पदार्थ पाया जाता है, और इसी की सहायता से जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है जो हरित रंग का पदार्थ जो पाया जाता है पर्णहरित रंग का, इसी से जो है पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। और क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। इसलिए जो है पादप को, इसलिए हरित लवक को जो है पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। इसको जो है हरित लवक को जो है पादप कोशिका की रसोई, पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेकर के और यहाँ से पर्णहरित पदार्थ जो होता है इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो है या क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इस कारण जो है हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। अगला है अवर्णित लवक। यह जो है रंगहीन लवक होता है या प्रायः पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, और यह जैसे जड़ में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। यह जो है जड़ों में पाया जाता है, भूमिगत तने जो होते हैं, और यह क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है भूमिगत तनों में। और यह भोजन का जो है संग्रह करने का लवक है, या भोजन संग्रह लवक भी इसे कहते हैं, भोजन
संग्रह लवक। और अगला है रंगीन वर्णी लवक। इसे यह रंगीन होता है, यह जो है फूलों में, पौधे के फूलों में और फल भित्ति बीज में पाया जाता है, या फूलों में और फल भित्ति और बीज में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। यह लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। यह लाल, पीला और नारंगी रंग का होता है। और अब अगला हम देखेंगे आनुवंशिकता के नियम। अब आनुवंशिकता के नियम क्या होते हैं? जैसे एक पीढ़ी के जो गुण होते हैं वह दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो सन 1822 से 1884 ईस्वी में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया और इन्हें ही आनुवंशिकता का जनक यानी पिता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकता के जनक या पिता कहते हैं। इन्होंने जो है प्रयोग करने के लिए जो है अपने उद्यान में जो है मटर के पौधे का इन्होंने चुनाव किया। मेंडल ने क्या किया कि पहले जो है मटर के पौधे को चुना। पहले जो है एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे के बीच जो है गुणों को, जो एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे थे उनको चुना। फिर वह 2 जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे थे उस पर वंशागत का अध्ययन किया। तो पहला जो एक जोड़ी वाला था उसको एक संकरीय गुण और दूसरे को द्विसंकरीय, एक संकरीय क्रॉस और द्विसंकरीय क्रॉस के रूप में जानते हैं। यानी पहला जो है एक जोड़ी वाला वह एक संकरीय हो गया और दूसरा वाला 2 जोड़ी वाला वह द्विसंकरीय क्रॉस हो गया। तो इन्होंने मेंडल ने क्या किया, जो परिणाम आए उसके आधार पर इन्होंने अपने नियम दिए। पहला नियम दिया प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और युग्म विकल्पी का नियम और जो है सहलग्नता का नियम दिया। तो ये जो नियम इन्होंने दिए वह जो है इस पर मटर के पौधे पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने दिया। अब अगला है हमारा मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मनुष्य में लिंग का निर्धारण। तो मनुष्य में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कितने गुणसूत्र हो गए यहाँ पे हमारे 46, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है पुरुष में जो है वह पिता में यानी पुरुष में जो है XY गुणसूत्र पाया जाता है और महिला में यानी माँ में जो है माता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर पिता से मान लीजिए X गुणसूत्र मिल रहा है और माता से X मिल रहा है तो जो संतान होगी वह यहाँ पे क्या हो जाएगी, लड़की पैदा होगी। और अगर पिता से जो है Y गुणसूत्र हो गया और माँ से जो है माता से X मिल गया तो यहाँ पे जो है XY हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे लड़का पैदा होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर पिता से X गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है 23वें जोड़ी का आखिरी X और माता से X, तो दोनों मिलकर के XX गुणसूत्र हो जाएंगे जिसकी जो संतान उत्पत्ति होगी वह लड़की के रूप में होगी। और अगर पुरुष से जो है Y गुणसूत्र मिल रहा है माता से X, तो XY मिल करके जो है जो संतान की उत्पत्ति होगी वह जो है लड़का के रूप में होगी। अब हम अगला देखते हैं विषाणु। यहाँ पे जो है विषाणु जो हो, विषाणु की खोज जो है रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की ने
1892 ईस्वी में की थी। विषाणु को जो है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है और इसको जो है क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। विषाणु के जो निर्जीव होने के लक्षण होते हैं, इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। इनका शरीर जो होता है, शरीर सुकाय और सदृश होता है, सदृश। और जो है ये कोसा रूप में नहीं होते, यह कोसा रूप में नहीं होते, यह कोसा रूप में नहीं होते और इन्हें क्रिस्टल बना करके निर्जीव की भांति बोतल में भरकर रखा जा सकता है। इनका जो है क्रिस्टल बना करके इनको, इनके क्रिस्टल को यानी क्रिस्टल बना करके जो है को बोतल के रूप, बोतल में जो है में वर्षों रखा जाता है, वर्षों रखा जा सकता है। अब इसका जो है सजीव होने के लक्षण कौन कौन से हैं? सजीव होने के लक्षण, जैसे इसमें जो है इसके न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? द्विगुणन होता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? इसमें द्विगुणन होता है, द्विगुणन होता है। और इसको जो है आप किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही यह सक्रिय हो जाते हैं। जीवित कोशिका में पहुंचते ही, जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही यह जीवित कोशिका में पहुंचते हैं या क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। और क्या करते हैं? एंजाइम का संश्लेषण भी करना चालू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। अब अगला है कवक। कवक देखते हैं हम। आप लोगों ने विषाणु के बारे में देख लिया, अब कवक देखते हैं। उसके बाद जो देखेंगे हम जीवाणु। कवक के अध्ययन को जो है हम माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक अध्ययन विज्ञान को जो है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता। कवक विज्ञान को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक विज्ञान के यहाँ पे लिखते हैं हम, कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और यह जो है कवक पर्ण रहित केंद्रक सकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। यह पर्ण रहित और सकेंद्रीय संवहन उत्तक, संकेंद्रीय और संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है, थैलोफाइट है। और इसके जो है कोशिका भित्ति जो है यह काइटिन की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती
इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करता है। कवक जो है पौधों में गंभीर रोग जो है उत्पन्न करता है। जैसे इसमें सरसों का सफ़ेद रस्ट जो रोग होते हैं कवक के माध्यम से, सरसों का सफ़ेद रस्ट हो गया, और गेहूं का ढीला अस्मट, दूसरा गेहूं का ढीला अस्मट, और गेहूं का कीटू रोग, तीसरा है गेहूं का कीटू रोग, और आलू की अंगमारी गन्ने का लाल अपक्षय, आलू की अंगमारी और गन्ने का लाल अपक्षय, गन्ने का लाल अपक्षय। और जो है मूंगफली का टिक्का, आलू का मस्सा, छठा है मूंगफली का टिक्का रोग और आलू का मस्सा, आलू का मस्सा रोग। और धान की अर्धचित्ती, आठवां है धान की अर्धचित्ती रोग। ये जो है पौधों में होने वाले कवक से उत्पन्न रोग हैं। और अब हम मनुष्य में देखते हैं तो यहाँ पे जो दमा रोग होता है, दमा रोग, यह जो है कवक से होता है और यह एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस और फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। और अगला है एथलीट फूट। एथलीट फूट जो है इसका टीनिया पेडिस कवक से होता है। और अगला है खाज जो रोग होता है वह एस्केरस इसके बीज, एकेरस इसके बीज नामक कवक से होता है। और यहाँ पे अगला है गंजापन। गंजापन भी कवक से ही होता है और इसका है टीनिया कैपिटिस। इसका जो कवक नाम है टीनिया कैपिटिस, यह गंजापन फैलाता है। और अगला है हमारा दाद। दाद भी जो है कवक से ही फैलता है। इसका जो कवक होता है वह ट्राइकोफाइटान लेस्कोसै है। ट्राइकोफाइटान लेस्कोसै है। तो ये था हमारा कवक और कवक से फैलने वाले रोग और पादप में और मनुष्य में। आप इसको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और अगला है जीवाणु। जीवाणु को पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला अब हम देखते हैं जीवाणु। जीवाणु जो होता है उसे पादप तथा जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जीवाणु को पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। जंतु के बीच की कड़ी
कहा जाता है। जीवाणु जो है इसकी खोज एंटनी वान लीवेनहॉक जीव वैज्ञानिक ने की थी और 1863 ईस्वी में इसका पता लगाया था और एरनबर्ग ने इसे बैक्टीरिया नाम दिया तथा लुई पाश्चर ने 1876 ईस्वी में जो है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया और इन्होंने रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। और अगला है हमारा लुई पाश्चर ने 1876 ईस्वी में इन्होंने बताया कि जो है जीवाणुओं के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होती है। जीवाणुओं के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होती है और इन्होंने जो है एरनबर्ग ने इसको जो है बैक्टीरिया नाम दिया। एरनबर्ग ने जीवाणु को बैक्टीरिया नाम दिया। एरनबर्ग ने जीवाणु को बैक्टीरिया नाम दिया था और रॉबर्ट कोच को, अब यहाँ पे हम देखेंगे, रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये था हमारा जीवाणु। अब जीवाणु जो है वह कई प्रकार के होते हैं। जीवाणु के प्रकार, पहला है छड़ीनुमा और गोलाकार और कोमा हो गया, सर्पिलाकार हो गया, सर्पिलाकार और एनाबीना राइजोबियम और कई सारे ऐसे जो होते हैं। सर्पिलाकार एजोटोबैक्टर देखते हैं, एजेटोबैक्टर और अगला है क्लोस्ट्रीडियम और अगला है हमारा राइजोवियम। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो छड़ाकार होता है वह छड़ीनुमा होता है और जो गोलाकार होता है या सबसे छोटे जीवाणु होते हैं और कुछ कोमा के आकार के भी होते हैं, जिन्हें विब्रियो कॉलेरी भी कहते हैं और सर्पिलाकार भी होते हैं। स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के जो जीवाणु होते हैं उन्हें सर्पिलाकार कहते हैं। एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम तथा क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणुओं की कुछ, ये जो एजेक्टोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम है या जीवाणुओं की कुछ ऐसी प्रजाति होती है जो मिट्टी में निवास करती है तथा मिट्टी के कणों के बीच जो है नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करती है। ये जो है एजेटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम यह जो है मिट्टी में निवास करते हैं और यह मिट्टी में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते
हैं। और अगला है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है यह ल्यूमिनेसी कुल के पौधों के जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम जो है ये जीवाणु जो है यह लेग्यूमिनेसी के पौधों की जड़ों में रहता है तथा यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यह भी स्थिरीकरण करता है। और अब अगला है हमारा, यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया है भी आपको, किण्वन। जीवाणु के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो जो दूध को बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जो है पाश्चुरीकरण करते हैं। पाश्चुरीकरण की खोज 1856 ईस्वी में लुई पाश्चर ने किया था। और ये क्या होता है कि दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं तथा दूध को फिर जो है लो टेम्परेचर पे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लो टेम्परेचर पर आधा घंटा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उसके बाद जो है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। उसके बाद फिर ठंडा करके उसका पाउडर बनाते हैं। और अगला है हमारा, जीवाणु का उपयोग चर्म उद्योग में भी किया जाता है। यह बालों और वसा को हटाने का कार्य भी करते हैं। और जीवाणु जो है अचार और मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है अचार और मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, जीवित नहीं, खराब नहीं होते हैं। और अब हम देखते हैं अगला है हमारा, यहाँ पे आर्थिक महत्व जो पौधे होते हैं पादप जगत के देखते हैं हम।